हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें ये जानना होता है कि लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बनते हैं। ओके, तो बच्चों कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए एक तो सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरा सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो बच्चों जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट और जो कम अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ओके, तो बच्चों अगर सॉल्वेंट लिक्विड होता है तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर। तो बच्चों यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर हमें कोई एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है तो लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्वेंट को लिक्विड की फॉर्म में रखना होगा। ओके, तो बच्चों अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, लिक्विड सॉल्वेंट में हम लिक्विड भी डाल सकते हैं सॉल्यूट। ओके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूट डाल सकते हैं या फिर गैस सॉल्यूट डाल सकते हैं। क्लियर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर। ओके, तो ये तो था इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, अब हम पढ़ते हैं बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, तो बच्चों जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है इसका वेपर प्रेशर क्या होता है। क्लियर। ओके, तो बच्चों होता क्या है कि जैसे सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हो गया। ओके, जब उनको हीट करते हैं किसी एक क्लोज्ड वेसल में, क्लियर, या फिर वेपराइज करने के लिए, तो बच्चों क्या होता है कि हमारे पास सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हो गया। ओके, तो बच्चों सॉल्वेंट को मैं एक नाम दे देता हूँ। ओके, सॉल्वेंट को फर्स्ट नाम दे दिया और सॉल्यूट को सेकंड नाम दे दिया। क्लियर। तो हम फर्स्ट और सेकंड से बात करेंगे कि फर्स्ट सॉल्वेंट के लिए और सेकंड सॉल्यूट के लिए। तो बच्चों अगर क्या है कि अगर P1 वेपर प्रेशर होगा किसका, फर्स्ट सॉल्वेंट का। ओके, और P2 वेपर प्रेशर किसका होगा, सेकंड सॉल्यूट का। क्लियर। तो बच्चों ये P1 वेपर प्रेशर और ये P2 वेपर प्रेशर जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर आता है बंद करके, और ये जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा बंद करके हम इसको बोलते हैं P टोटल। क्लियर। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, P टोटल। दैट मीन्स कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। क्लियर। ओके बच्चों, तो बच्चों ये रही वेपर प्रेशर के बारे में कुछ बात। ओके, अगर बच्चों x1 अगर मोल फ्रैक्शन है फर्स्ट कंपोनेंट का और x2 वेपर प्रेशर है किसका, सेकंड कंपोनेंट का, तो बच्चों इनमें कुछ रिलेशनशिप होता है। ओके, मोल फ्रैक्शन में और वेपर प्रेशर में, ये जो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में एक रिलेशनशिप आया, ये डिफाइन किया राउल्ट्स ने। ओके, राउल्ट लॉ आया 1886 में। ओके, ये जो 1886 में राउल्ट लॉ दिया ये फ्रेंच केमिस्ट ने दिया था। ओके, इसमें क्या बताया था बच्चों कि जो वेपर प्रेशर होता है ना, कि किसी भी वोलेटाइल लिक्विड में, वोलेटाइल मीन्स दैट मीन्स जिसको हम एवोपोरेट कर सकते हैं, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है ये मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। दैट मीन्स कि P1 प्रेशर वेपर प्रेशर जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन से, दैट मीन्स x1 से। ऐसे ही P2 वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x2 मोल फ्रैक्शन के। क्लियर। तो बच्चों राउल्ट्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। For a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. Okay बच्चों, that means P1 directly proportional to X. Okay, और बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लेकर आएंगे यहाँ P1 इज इक्वल टू P1 नोट X। क्लियर। ये जो बच्चों P1 नोट X होगा ये ओरिजिनल सॉल्यूशन जो होगा उसका वेपर प्रेशर होगा। ओके, दैट मीन्स प्योर कंपोनेंट का, दैट मीन्स कि सॉल्यूशन बनाने से पहले का। क्लियर। ऐसे ही बच्चों
P2 हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू P2 नोट इंटू X2, उसमें आ जाएगा X1, इसमें आ जाएगा X2। ये बच्चों वेपर प्रेशर हो जाएगा सेकंड कंपोनेंट का। क्लियर। तो बच्चों P टोटल फिर हम इसका निकाल लेंगे। P टोटल क्या बनेगा, P1 प्लस P2, जैसे कि आप देख पा रहे हैं P1 प्लस P2। ओके, तो बच्चों P1 और P2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा X1, ओके, X1 P1 नोट प्लस X2 P2 नोट। क्लियर। ओके, इसके बाद बच्चों क्या करना है कि x1 जो मोल फ्रैक्शन होता है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस x2, दैट मीन्स जो अदर मोल फ्रैक्शन होता है। ओके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, तो मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन दूसरे वाले का। तब मैं इसका यूज करते हुए फाइनली इसको डिराइव कर दिया, P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट इंटू X2। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर क्या देखने में पता चल रहा है कि ये जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, ओके, ये जो टोटल वेपर प्रेशर होगा ये डायरेक्टली, सॉरी, ये जो टोटल वेपर प्रेशर होता है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किसी एक मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, दैट मीन्स X2 पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे जो हमने इसको डिराइव करा है। ओके, और ये लीनियरली क्या होता है, लीनियरली प्रोपगेट करता है मोल फ्रैक्शन के। ओके, लीनियरली मीन्स एक सिंगल लाइन के थ्रू। ओके, अच्छा बच्चों, और ये जो वेपर प्रेशर होता है 1 और 2। ओके, तो बच्चों अगर टोटल वेपर प्रेशर हमें देखना है कि इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ये डिपेंड करेगा किस पर, मोल फ्रैक्शन 1 कंपोनेंट के और मोल फ्रैक्शन 2 कंपोनेंट के। दैट मीन्स X1 और X2 पर डिपेंड करेगा कि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज होना है या फिर डिक्रीज होना है। क्लियर। ओके बच्चों, तो बच्चों आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हैं। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि प्रेशर P1 और प्रेशर P2 की लाइन है। ये प्रेशर P1 की लाइन, ओके, और ये प्रेशर P2 की लाइन। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर X1 दैट मीन्स कि मोल फ्रैक्शन X1 का होगा 1 और X2 का हो जाएगा 0। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है P1 नोट को, ओके, दैट मीन्स प्योर सॉल्यूशन के, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। ऐसे ही यहाँ पे X1 0, X2 1, दैट मीन्स हम सेकंड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर P2 नोट ओरिजिनल कंपोनेंट का, ओके, जो कि डॉटेड लाइन से शो किया गया है। ओके, जब हम इन दोनों को कंबाइंड करके देखते हैं तो हमारे पास एक सिंगल लाइन बनकर आती है, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। क्लियर। तो बच्चों ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है टोटल वेपर प्रेशर को। क्लियर। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। ओके, और इसकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक्स।